नमस्कार प्यारे मित्रों, आज हम फिर से इस हिंदी की सीरीज में करने वाले हैं हिंदी के एक शानदार टॉपिक जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम में शामिल है और टॉपिक बहुत ही आसान है। क्योंकि आप सभी कहते थे बार बार कि ऑथेंटिक ऑथेंटिक कराओ, तो आज हम देखेंगे एक हिंदी के टॉपिक विराम चिन्ह को, जो कि फुल तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड है। हमने इसमें लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं किया है। ये किताब आप मार्केट से भी ला सकते हैं और देख सकते हैं। तो पूरी देखते हैं डेफिनेशन के साथ, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर पहला है, विराम चिन्ह का जो विराम होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव और रुकना। थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं, वैसे इम्पोर्टेंट है नहीं है पर देख लेते हैं। किसी भी भाषा को बोलते पढ़ते लिखते समय या किसी भी कथन को समझाने के लिए अथवा भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच में थोड़ा बहुत जो रुकते हैं और इसी रुकावट को संकेत देने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से भावों को आसानी से समझा जा सकता है और भाषा में स्पष्टता आती है। यदि उचित स्थान पर इसका प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक सार्वजनिक उदाहरण जो बचपन में आप सभी को दिया जाता होगा कि रोको मत जाने दो, मतलब इसका अर्थ है, अगर आप है ना इस शब्द पे रुके कि रोको मत जाने दो, मतलब कोई दो व्यक्ति है मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहा है ये, ठीक है, और यहाँ पे पुलिस वाला खड़ा है और दूसरे पुलिस वाले से कह रहा है कि इसे रोको मत जाने दो, मतलब इसे यहीं पे रोक के रखना है। और यहाँ पे दूसरा पुलिस वाला अगर कह दे कि इसे रोको मत, इसे जाने दो यार, हमारे रिश्तेदार हैं इनको जाने दो, तो इस कोमा से कितना अंतर आ जाता है। अगर वो रोको पे रुक जाता है, रोको मत जाने दो, तो उसे बेचारे का चालान फट जाता है। और अगर कोमा अगर एक शब्द बाद लगता है, जैसे कि रोको मत और जाने दो, तो चालान से बच जाता है। तो यही होती है कोमा की ताकत। तो आप याद रख देना, याद रख लेना। पहला है इसमें प्रमुख विराम चिन्हों के बारे में देख लेते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह एकदम खड़ी डंडी जो होती है पूर्ण विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह की बात करें तो अर्ध विराम चिन्ह जो होता है एक टिप्पणी ऐसे रहती है और नीचे इसके कोमा रहता है, इसे ही कहा जाता है अर्ध विराम चिन्ह। देखते हैं अब अल्प विराम चिन्ह, जो कोमा होता है उसको ही अल्प विराम चिन्ह कहा जाता है। प्रश्न सूचक जो ये सिंबल होता है इसे ही कहा जाता है प्रश्न सूचक। विस्मय सूचक की अगर बात की जाए तो ये खड़ी डंडी और उसके नीचे एक बिंदी, अर्थात कुल मिला के उल्टा जो आई होता है वह विस्मय सूचक होता है। योजक चिन्ह जो माइनस का चिन्ह होता है ये योजक चिन्ह होता है। निर्देश चिन्ह जो होता है एकदम ऐसी लाइन होती है, योजक चिन्ह से थोड़ा सा लंबा कर देंगे। उद्धरण चिन्ह की बात करें तो एकल उद्धरण चिन्ह, ऐसे कोई भी शब्द लिखा होता है जैसे कि यहाँ पे कमल लिखा हुआ है तो ये हो गया एक उद्धरण चिन्ह। और अगर यहाँ पे अगर ऐसे डबल डबल कोमा बने हुए हैं तो उसे ही दोहरा उद्धरण चिन्ह या फिर युगल उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है। यहाँ पे नौवा है विवरण चिन्ह। किसी भी चीज़ का विवरण देते समय ऐसे दो टिप्पणी लगाकर बीच में ये होता है, इसे विवरण चिन्ह कहा जाता है। कोष्टक चिन्ह की बात करें तो सिंपल कोष्टक चिन्ह, और मैथ्स में देखें तो तीन चार के बड़ा कोष्टक मंजिला कोष्टक ऐसे, तो यहाँ पे हिंदी में एक ही कोष्टक होता है, ये कोष्टक चिन्ह। और त्रुटि पूरक चिन्ह या फिर हंस पद, एकदम जैसे हंस के पैर होते हैं उसी प्रकार हंस पद इसे कहा जाता है। और इसे त्रुटि पूरक भी ध्यान रखना कि कोई त्रुटि हो जाए तो उल्टा भी, यानी कि इसे ही कहा जाता है त्रुटि पूरक चिन्ह। और संक्षेप चिन्ह, संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह किसे कहते हैं, तो ये जो टिप्पणी होती है इसे ही संक्षेप चिन्ह। यहाँ पे थोड़ी बिंदी दिख रही है लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा बीच में गैप होता है, तो यही क्या होता है लाघव चिन्ह। अब पढ़ते हैं एक एक को डिटेल में। तो बिना कहे वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना दोस्तों। तो पहला है हमारा पूर्ण विराम। अब देखते हैं इसको उदाहरण सहित। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूरा हो जाने पर किया जाता है, वहीं पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है उसको छोड़कर हर प्रकार के वाक्यों में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे प्रश्न पूछ लेते हैं वहाँ पे हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, और जहाँ हर प्रकार के वाक्यों में पूर्ण विराम का प्रयोग जहाँ पे पूरा वाक्य होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि सुबह का समय था तो ये पूर्ण विराम वाक्य पूरा हो गया। मेरा भारत देश है, ऐसे ही जैसे कि मेरा भारत महान है, तो इस खड़ी डंडी का प्रयोग वाक्य के पूरा हो जाने पर किया जाता है। इसी प्रकार सेकंड है अर्ध विराम चिन्ह। यही जो होता है एक टिप्पणी और ये अर्ध विराम चिन्ह होता है, बीच में अल्प विराम।
जहाँ पर पूर्ण विराम से तो ज़्यादा समय, जैसे कि मेरा भारत देश है या फिर भारत मेरा देश है और अब पढ़ना लिखना हमारा काम है, तो यहाँ पे बीच बीच में बहुत गैप, जैसे कि मैं गांव जा रहा था और मैं बहुत नया, मतलब ऐसे वाक्य जो होते हैं यहाँ ज़्यादा टाइम रुकते हैं, वहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम का प्रयोग जहाँ पे पूर्ण विराम से जितनी देर न रुककर कुछ समय के लिए रुकना हो, वहाँ पे अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। और एक अल्प विराम कोमा का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसमें बिल्कुल कम समय रुका जाता है। तो अर्ध विराम जो है उसमें अल्प विराम जो होता है ये कोमा होता है, उससे ज़्यादा समय रुका जाता है और पूर्ण विराम से कम समय रुका जाता है। या फिर कहीं पे विलोम शब्द यानी कि विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए भी अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि भगत सिंह नहीं रहे, वे अमर हो गए। तो यहाँ पर ये रुके हम लेकिन पूर्ण विराम से कम। और अगर यहाँ पे पूर्ण विराम लगा देते तो ऐसे आता वाक्य जैसे भगत सिंह नहीं रहे, वे अमर हो गए। तो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा समय रुकना ठीक नहीं है। तो ये सिंपल वाक्य है, ऐसे इसका मतलब कम समय रुकना है। जैसे कि भगत सिंह नहीं रहे, वे अमर हो गए, इतने से समय के रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि नदी में बाढ़ आ गई, सभी अपना घर बार छोड़कर जाने लगे, तो यहाँ पर ये अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार अल्प विराम देख लेते हैं। अल्प विराम का प्रयोग अर्ध विराम से भी कम समय में रुकने के लिए किया जाता है, यानी कि जो लय रहती है उसमें रुकना नहीं होता है, बस चलते ही बस थोड़ा सा समय, 1-2 सेकंड मात्र। तो इसका प्रयोग समान पदों को अलग करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि समान पद अलग अलग कैसे हो गया, जैसे कि राम और फिर श्याम, ऐसे समान पदों को अलग करने के लिए या फिर उपवाक्यों को अलग करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। उद्धरण से पूर्व, ये जो ऊपर अपन कोमा लगा रहे थे ना, जैसे कि ये कमल, तो यहाँ पे ये उद्धरण चिन्ह से पूर्व भी कोमा का प्रयोग किया जाता है। उपाधियों के पूर्व, जैसे कि यहाँ पे किसी भी उपाधि का आ गया डॉक्टर रमेश चंद्र, तो यहाँ इससे पहले भी कोमा का प्रयोग किया जाता है। संबोधन, किसी को संबोधन करते हैं तब भी कोमा का प्रयोग। और अभिवादन के बाद में जो है आदि स्थानों पर किसी को संबोधन कर रहे हैं या फिर अभिवादन कर रहे हैं, उसके बाद में भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण देख लेंगे हम नीचे लाइन बाय लाइन। ठीक है, अभी देखते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्हों का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों या शब्द के अंत में किया जाता है। कभी कभी संदेह व्यक्त करने के लिए अनिश्चय व्यंग्यात्मक भाव की स्थिति में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, तो यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहा है, तो प्रश्न सूचक में भी प्रश्न सूचक वाक्य का प्रयोग। और यहाँ पर देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि तुम कब आओगे, तो जहाँ पर प्रश्न जैसी स्थिति लगे आपको, तो वहाँ पर जो है प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी ऐसा है कि प्रश्न सूचक शब्द नहीं दिखेंगे, फिर भी प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, तो यहाँ पर क्या है, अगर प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग, जैसे कि डाउट है कि राम ने, कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और राम अंदर भूखा बैठा है क्योंकि रूठ गया है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर क्या है कि दोनों बातें कर रहे हैं ये कि राम ने खाना खाया, इसका मतलब प्रश्न ही पूछा जा रहा है लेकिन प्रश्न सूचक शब्द नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि अनिश्चय व्यंग्यात्मक भाव या कभी कभी संदेह के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं हम विस्मय सूचक शब्द, कि यहाँ पर किसी भी खुशी, हर्ष, घृणा, दुख, करुणा, दया, शोक, विस्मय आदि भावों के लिए विस्मय सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि संबोधन के बाद भी विस्मय शब्द सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप याद रखना, वाह कितना सुंदर पक्षी है, तो खुशी के लिए अपन ने इस विस्मय सूचक शब्द का प्रयोग किया। जैसे कि हर्ष के लिए वाह कितना सुंदर पक्षी है, खुशी के लिए इसका प्रयोग किया। अरे तुम आ गए, तो आश्चर्य हुआ, उसके लिए भी विस्मय सूचक शब्द का प्रयोग।
ओह तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, तो दुख के लिए भी किसी को संबोधित संबोधित करते हुए, जैसे कि सुनो बाजार से सब्जी लेके आ जाना, तो ये संबोधन शब्द है। इसके बाद में भी इस विस्मय सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है। और इस शब्द को सुनने के लिए आपको सबसे पहले क्या है, नौकरी लगना पड़ेगा। इसीलिए ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ते रहो और मस्त रहो। ठीक है। नेक्स्ट है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह एक माइनस जैसा शब्द होता है योजक चिन्ह। इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग जो युग्म जो जुड़वा शब्द होते हैं उनके बीच में, या फिर दो शब्दों में संबंध स्थापित करने के लिए, या फिर शब्दों को दोहरान की स्थिति में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं दो शब्दों में संबंध स्पष्ट करने के लिए, या फिर युग्मों के साथ, जैसे कि पीला सा, ये दो युग्मों के शब्दों के मध्य है क्या ना, पीला सा। और ऐसे चांद सा, इस शब्दों का प्रयोग में ये योजक चिन्ह का प्रयोग, जैसे कि समान शब्दों के बीच में भी, जैसे कि खेलते खेलते शब्द दोहरान आ गया ना, तो इसमें भी, या फिर विपरीत अर्थ प्रकट करे उनमें भी क्या है योजक चिन्ह का, जैसे कि सुख दुख। तो जीवन में, सभी के जीवन में सुख दुख आते ही रहते हैं। योजक चिन्ह सफलता पाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, तो ये योजक चिन्ह। वैसे परीक्षा में बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है निर्देश चिन्ह, यानी कि किसी भी निर्देश या सूचना देने वाले वाक्य के बाद, या फिर किसी भी कथन को और उद्धृत करने के लिए, विस्तारित करने के लिए, या फिर डेफिनेशन करने के लिए, या फिर उदाहरण देने के लिए, और कोई को नाम आ जावे, तो उसमें भी है ना निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमारे देश में अनेक वक्त हुए, अब वो वक्त कौन कौन थे उनका नाम लिखने के लिए हमने यहाँ पे निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, ये निर्देशक चिन्ह हो गए। और किसी भी कथन को उद्धृत करने के लिए, जैसे कि माँ ने कहा, क्या कहा, ये निर्देश चिन्ह लगाया कि बड़ों का आदर करना चाहिए, तो यहाँ पर जो है ये निर्देश चिन्ह का प्रयोग हो गया। और ये बड़ों का आदर वर्तमान पीढ़ी बहुत कम कर रही है, ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। नेक्स्ट है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह कुछ नहीं होता है, ये होता है उद्धरण चिन्ह। कोई भी शब्द आ जाए उसमें ये होता, इसे जो अगर एक बार कोमा लग रहे तो इसे इकहरा उद्धरण कहा जाता है, और अगर दो बार कोमा लग रहे तो इसे कहा जाता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। किसी भी कथन, कहे कथन या वाक्य को, किसी भी अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना हो तो उसके लिए दोहरे उद्धरण का प्रयोग और अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बाकी उद्धरण चिन्ह दो प्रकार का होता है, ये मैंने बता दिया पहले, इकहरा और दोहरा। इकरण चिन्ह, इस इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग जो है किसी विशेष व्यक्ति, कोई ग्रंथ या कोई उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए, यानी किसी भी विशेष शब्द पे जोर देने के लिए इकहरे उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। जबकि दोहरे उद्धरण का प्रयोग जो है किसी भी बात को ज्यों का त्यों, कोई भी वैज्ञानिक की डेफिनेशन होगी तो उसे, या फिर किसी का भी स्लोगन कहने के लिए, ज्यों का त्यों कहने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गोदान प्रेमचंद का उपन्यास है, तो यहाँ पे गोदान पे विशेष बल दिया गया है, एक शब्द पे ओनली ऑल, तो यहाँ हो गया इकहरा उद्धरण चिन्ह। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो, तो इसका ज्यों को त्यों कोई चेंज नहीं है, हमने यूं नहीं कि दिल्ली में कल चलो, ऐसे कोई भी बीच में चेंज नहीं किया गया है। दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग मतलब ज्यों का त्यों कहने के लिए। विवरण चिन्ह का प्रयोग, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में फुल विस्तारित डिटेल के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग। इसके स्थान पे अपन निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में हर चीज़ का अलग अलग महत्व है। इसका प्रयोग किसी भी विवरण या फिर उदाहरण देते समय किया जा सकता है। इसकी जगह पे याद रखना, अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो निर्देशक चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं। गांधी जी ने तीन बातों पर बल दिया कि सत्य, अहिंसा और प्रेम। और ये जो है ना, सत्य, अहिंसा और प्रेम, ये गांधी जी के साथ ही चले गए बेचारे। ये यहाँ पे छोड़ के नहीं गए, वो आज के युवा इनका कोई इस्तेमाल नहीं करता है। ये बहुत दुख की बात है, पर ठीक है। तो विवरण चिन्ह का प्रयोग जो है किसी भी बात को, यहाँ पे दो टिप्पणी देना भूल गया वो, तो हम दे देते हैं, आप याद रखना ये दो टिप्पणी यहाँ पे, एक सॉरी यहाँ पर, हाँ तो
इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, इसमें 2 टिप की एग्जाम कंप्यूटर में शायद टाइप होना भूल गया, 2 टिप की आ जाएगी और बीच में वाक्य आ जाएगा। ठीक है, तो ये विवरण चिन्ह गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया, सत्य, अहिंसा और प्रेम। ठीक है, नेक्स्ट जो है अब हम देखते हैं कोष्टक चिन्ह का प्रयोग। कोष्टक चिन्ह बहुत लगा रखे हैं, किसी भी वाक्य के बीच में आए पदों या शब्दों को पृथक रूप देने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि चारों वेदों का नाम, जैसे कि सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की महत्ता बताई गई है। इस कोष्टक का प्रयोग और कर सकते हैं। हम अभी उदाहरण देख लेंगे नीचे सबका एक एक, अभी तो बस पढ़ लेते हैं ताकि ज़्यादा टाइम नहीं हो। त्रुटि त्रुटि पूरक चिन्हों या हंस पद में भी कोई ये क्या होता है, कोई भी लिखते समय शब्द छूट जाता है ना, तो उसमें लगाकर ही ऊपर छूटा हुआ जो शब्द लिख दिया जाता है। अभी देखते हैं उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा। इसे ही हंसपद या विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है विस्मरण चिन्ह, यानी कि हमने कोई लाइन लिख दी और बाद में विस्मरण आया कि अरे नहीं इसमें एक शब्द और जोड़ना है, तो ऐसा चिन्ह लगा के आप क्या कर सकते हो, उस शब्द को जोड़ सकते हो। जैसे कि श्रेया माता पिता के साथ गई, अब हम बाद में है कि वो तेरी बाजार तो भूल ही गए, तो यहाँ पर हमने क्या है हंस पद चिन्ह लगाया। ये हंस पद इसलिए कहा जाता है क्योंकि हंस के जो भी पैर होते हैं वो ऐसे ही दिखते हैं, इसलिए इसे हंस पद कहा जाता है, या त्रुटि पूरक चिन्ह कहा जाता है, या फिर विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं क्योंकि डबल विस्मरण आ गया, तो यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। संक्षेप में देख लेते हैं। संक्षेप सूचक, ये टिप्की जो होती है ये संक्षेप सूचक होती है, यानी कि किसी भी जो शब्द होता है उसको छोटा सा लिखने के लिए, जो जैसे कि ये डॉक्टर है तो यहाँ पे संक्षेप सूचक का प्रयोग करते हैं। इसको आप लाघव चिन्ह भी कह सकते हो या फिर संक्षेप चिन्ह भी कहा सकता है। ठीक है, जैसे कि बीए डॉक्टर अनुष्क शर्मा, बीए तो बहुत फेमस है अभी। यहाँ पे पंडित राम स्वरूप शर्मा, तो ये संक्षेप चिन्ह है। अब विराम चिन्ह किसे कहते हैं, इसका प्रयोग करना क्यों आवश्यक है, तो विराम चिन्ह अभी हमने जैसे देख लिया था वैसे कंपटीशन एग्जाम में आता नहीं है, पर ऐसे ही देख सकते हो आप। निम्नलिखित विराम चिन्हों के सामने उचित उदाहरण लिखकर एक एक उदाहरण लिखो। लाघव चिन्ह वही टिप्की, जैसे कि डॉक्टर कन्हैया लाल शर्मा, ऐसे कुछ भी कर सकते हो। पूर्ण विराम शब्द का प्रयोग, जैसे कि मेरा भारत महान है, तो ये पूर्ण विराम चिन्ह। कोष्टक चिन्ह, जैसे कि कौटिल्य महान राजनीतिज्ञ था, तो कौटिल्य, यहाँ पे कौटिल्य लिख दिया और बीच में यहाँ पर चाणक्य लिख दिया, तो ये कोष्टक चिन्ह हो गया। अल्प विराम, जैसे कि मेरा काम पढ़ना और लिखना है, तो यहाँ पे और भी चिन्हों का प्रयोग, जैसे कि मेरा काम पढ़ना, लिखना और नहाना और पढ़ाना है, तो इस कोमा का प्रयोग कर सकते हो। निम्न के चिन्ह लिखो, जैसे कि पूर्ण विराम में एकदम खड़ी डंडी आ जाएगी, और हंस पद में ये हंस पद हो गया, जिसे त्रुटिपूरक या फिर विस्मय चिन्ह भी कहते हैं। संक्षेप सूचक एकदम टिप्की होती है जिसे लाघव चिन्ह भी कहते हैं। अल्प विराम जो होता है बिल्कुल कोमे को अल्प विराम कहा जाता है। अर्ध विराम जो होता है ये ऐसा होता है अल्प विराम, और प्रश्नवाचक आपको पता ही हो ऐसा हो गया। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम शब्दों का प्रयोग कीजिए, जैसे कि मेरी मेज पर पुस्तक, पेंसिल और बैग रखा है, तो यहाँ पर आप है ना कोमा का प्रयोग कीजिए कि मेज पर जो है क्या रखा है, इसको बड़ा कर देते हैं, मेज पर पुस्तक, पेंसिल व बैग रखा है, तो यहाँ पर सॉरी एक ही कोमे का प्रयोग, ये वह जो जब आ जाता है तब इस कोमे का प्रयोग नहीं करना है आपको। तो मेज पर पुस्तक, पेंसिल व बैग रखा है, तो यहाँ पर एक कोमा आ जाएगा। अरे देखो वह कौन आ रहा है, तो यहाँ पे अरे देखो, तो यहाँ पे संबोधन किया जा रहा है, तो यहाँ पे विस्मय शब्द का प्रयोग करेंगे, चिन्ह का प्रयोग करेंगे। वह कौन आ रहा है, तो ये प्रश्नवाचक आ गया, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है या फिर प्रसिद्ध उपन्यास है, तो इसमें गोदान में भी क्या करेंगे अपन, ये कर देंगे, यहाँ एक हरा उद्धरण चिन्ह लगा देंगे। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, और इसके बाद में जो है अपन डायरेक्ट यहाँ पर ये लगा देंगे पूर्ण विराम। इसी के साथ हमारे अभ्यास प्रश्न कंप्लीट होते हैं। ये होगी आपकी ऑथेंटिक किताब के साथ सारा कंप्लीट हो गया विराम चिन्ह हिंदी का टॉपिक, और बने रहिए हमारे इस हिंदी की सीरीज में, और हम इसी प्रकार आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को भी ज़रूर देखें और अपने ज्ञान को ज़रूर बढ़ाएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।